चलिए बात करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, किस तरह के प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं। हम बिल्कुल बेसिक चीजों में बात करेंगे, इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, डेप्थ के लिए अलग वीडियोस बने हुए हैं। तो इनका जो बेसिक अंतर है उस पर हम बात करेंगे और बिल्कुल बेसिक चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस हम किसे कहते हैं। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंसीडर करें एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो इसका जो इनिशियल स्टेट है, मान लें कि इसका प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम है V1 और इसका टेम्परेचर जो है ये है T1। तो अगर इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कुछ चेंज लाया जाए, इसमें कुछ चेंज हो, कुछ ऐसा कि फाइनली इसका जो प्रेशर है ये प्रेशर बन जाए P2, वॉल्यूम बन जाए V2, पर इसका जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर उतना ही रह जाए अर्थात T1 ही रह जाए, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। सो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो सेम, थर्मल तो इससे आप समझ सकते हैं कि सेम टेम्परेचर में रह गया सिस्टम। अब चलिए देखते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस हम किसे कहते हैं। तो मान ले कि एक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसका कि इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। इसमें कुछ चेंज हुआ, चेंज होने के बाद फाइनली इसका जो वॉल्यूम है ये बढ़ के V2 हो गया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, T2 हो गया, पर इसका जो प्रेशर है ये P1 ही रह गया। तो प्रेशर में अगर चेंज ना हो किसी प्रोसेस में तो हम उसे आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। बार ये प्रेशर होता है, जैसे कि प्रेशर को हम नापते हैं बैरोमीटर से। सो आइसोबारिक मतलब आइसो सेम, बार रिलेटेड टू प्रेशर। सो सेम प्रेशर अगर रह जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अब देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कुछ ऐसा सिस्टम कि मान ले इनिशियली इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम इसका V1 और टेम्परेचर T1, इसमें कुछ चेंज हुआ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में और फाइनली इसका प्रेशर हो गया P2, टेम्परेचर हो गया इसका T2, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम V1 ही रह गया, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। इस तरह के सिचुएशन में हम कहते हैं ये जो प्रोसेस है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, सेम वॉल्यूम। अब देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो मान ले थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इसका जो इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है ये P1, V1, T1 ही है। फाइनली इसका जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बना ये तीनों चेंज हो गया, लेकिन मुद्दा यही है कि इन तीनों केसेस में बाहर से सिस्टम हीट ले पा रहा था, बाहर से हीट प्रोवाइड किया जा रहा था इसे। इस केस में बाहर से जो हीट एनर्जी इसे प्रोवाइड किया जा रहा क्यों, ये जीरो है, अर्थात बाहर से कुछ भी हीट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इस तरह के सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं, या फिर इस तरह के प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। यहां पर बाहर से ये थोड़ा भी हीट एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करता है। अब चलिए देख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर बात करें तो इसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो इसका इंटरनल एनर्जी है फर्स्ट केस में, फाइनली उसका इंटरनल एनर्जी उतना ही रह जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का एक फंक्शन होता है। सो टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए अगर इसे बाहर से क्यू हीट प्रोवाइड किया जाए और ये पिस्टन जो ऊपर चढ़ रहा है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो काम कर रहा है, ये अगर W हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है ये Q बराबर होना चाहिए W, जितना काम ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम किया, प्लस इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं है, इंटरनल एनर्जी तो सेम है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में। इसका मतलब जो भी हीट दिया गया वो पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट हो गया। सो हम इस केस में कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। उसी तरह से अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस को देखें तो यहां पर इसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम है ये जीरो है, इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब कोई वर्क नहीं कर रहा है ये सिस्टम। अगर इसे बाहर से हीट प्रोवाइड किया जाए Q और इसका अगर इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 हो और फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 हो, और हम अगर कहें कि डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U2 माइनस U1, तो जो भी हीट यहां प्रोवाइड किया गया वो पूरा का पूरा हीट इसके इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें पता है कि हीट जितना प्रोवाइड किया जाता है वो स्टोर हो जाता है इसके इंटरनल एनर्जी में, और बाकी जो पार्ट रहता है वो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम इस काम में खर्च कर देता है। तो काम में इसने जीरो खर्च किया, तो पूरा का पूरा जो Q हीट है अर्थात हीट एनर्जी है वो स्टोर हो गया इसका इंटरनल एनर्जी में। अब एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर आप देखें तो यहां से हीट प्रोवाइडेड इज जीरो, बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल रहा है इसे हीट एनर्जी, और ये कुछ काम कर रहा है, ये कुछ काम कर रहा है, पिस्टन ऊपर चढ़ रहा है, काम कुछ हो रहा है, तो हमने माना काम है W।
तो ये W काम जो है किस एनर्जी से हो रहा है? एनर्जी से कहां से मिल रहा है? वो एनर्जी इसे अपने इंटरनल एनर्जी से मिल रहा है। ये अपना ही इंटरनल एनर्जी खर्च कर रहा है जिससे कि ये कुछ काम कर पा रहा। तो इंटरनल एनर्जी मान ले यहां U1 है इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में U2 है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अर्थात इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी अगर U2 माइनस U1 हो तो ये जो खर्च कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है ये सिस्टम? खर्च ये कर रहा है U1 माइनस U2, क्योंकि U1 बड़ा होगा U2 से। इंटरनल एनर्जी खर्च होगा तभी वर्क डन होगा। तो जो खर्च होगा वो होगा U1 माइनस U2, लेकिन हमेशा याद रखें डेल्टा जो हम यूज करते हैं चेंज के टर्म में, चेंज इन सम फिजिकल क्वांटिटी, ये दरअसल होता है इंक्रीमेंट इन दैट क्वांटिटी। फाइनल स्टेट में ये फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कितना बढ़ा इनिशियल स्टेट से, वो रिप्रेजेंट करता है डेल्टा और वो फिजिकल क्वांटिटी। तो इस केस में W प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो W इज इक्वल टू U1 माइनस U2, क्योंकि U1 बड़ा होगा U2 से। तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा U। अब यहां पर देखें कि बाहर से हीट इसे नहीं मिल रहा है, तो सराउंडिंग्स के साथ अगर इसे आप कंसीडर करें तो चूंकि हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, मुझे कहना चाहिए चूंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो इसका जो एंट्रोपी है, हम एंट्रोपी पर बात करेंगे आगे, सो इसका जो एंट्रोपी है वो फिक्स्ड रह जाता है। फिलहाल तो ये जान लें कि अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होता तो उसका एंट्रोपी सेम रहता है सिस्टम का। तो इसीलिए अडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहा जाता है, इसे आइसेंट्रोपिक भी कहा जाता है, आइसोएंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो प्लस एंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और अगर आप आइसोबारिक प्रोसेस को कंसीडर करें तो अगर इसे हीट एनर्जी मिलता है Q और इसका जो इंटरनल एनर्जी है ये U1 से बन जाता है U2, आप सोच के बताएं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा या नहीं होगा। देखिए टेम्परेचर में चेंज है इस केस में, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा U अर्थात चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U2 माइनस U1। और ये कुछ काम भी करेगा, थोड़ा सा वर्क करेगा ये, सो वर्क डन W अगर हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। जितना हीट इसे दिया गया कुछ स्टोर हो गया इसके इंटरनल एनर्जी में और कुछ काम में खर्च हो गया। यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस जो था इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये 0 था। तो ये है बेसिक डिफरेंस आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और अडियाबैटिक प्रोसेस में।